हेलो दोस्तों, हम आज पढ़ रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर चैप्टर के लास्ट लेक्चर को। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हमने क्रॉप्स के बारे में देखा, सीजन्स के बारे में देखा, अलग अलग टेक्निक्स के बारे में देखा एंड इवन वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट एग्रीकल्चर इन इंडिया। हमने इसके सामने हो रही प्रॉब्लम्स के बारे में भी और इवन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसको कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे इन प्रॉब्लम्स को हटाया जा सकता है, रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है। एक बार छोटा सा रिकैप बता रहा हूँ मैं आपको कि लास्ट हमने लेक्चर में क्या देखा था। हमने फाइबर क्रॉप्स देखा था, हमने उसके पहले नॉन फूड क्रॉप्स देखा, हॉर्टिकल्चर देखा, बेवरेजेस क्रॉप्स भी देखा, हार्वेस्ट देखा। फूड क्रॉप्स में हमने अलग अलग हार्वेस्ट देखी थी और राइस वीट हम देखे थे और इनके प्रोडक्टिव एरियाज भी हमने देखा कि इनके कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है। इवन आपको हमने मैप के थ्रू भी बताया है कि कहाँ कहाँ पर इन बेवरेजेस का, इन क्रॉप्स का जो कि फूड है, नॉन फूड क्रॉप्स हैं, फाइबर क्रॉप्स हैं, इनका हार्वेस्ट कौन से स्टेट्स में होता है। ठीक है, और आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें आपको बता रहा हूँ कि व्हाट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। पहले तो ये समझ लो आप कि एग्रीकल्चर का कंडीशन क्या है। हमारे देश में एग्रीकल्चर की जो कंडीशन है काफ़ी पैथेटिक है। क्यों पैथेटिक है? क्योंकि इसका जीडीपी में पार्टिसिपेशन बहुत ही कम होता है। अगर मैं बात करूं जीडीपी की, जीडीपी तुम बहुत अच्छे से जानते होंगे, मैं जानता हूं जीडीपी क्योंकि मैं बता चुका हूं तुम्हें। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर बात की जाए तो मैक्सिमम जो लोग इसमें इंगेज हैं दे आर मोर देन 50%। जो लोग इंगेज हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में मोर देन 50% एंड बट इनका अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 13 to 15% दे आर गिविंग पार्टिसिपेशन इन जीडीपी। आप सोचो हमारे देश की आधी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो जीडीपी मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में है, बट इनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है कंपेरिजन करें अगर इनका दूसरे सेक्टर से। ओके, सो क्या प्रॉब्लम है, किन कारणों से ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम है? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। इन्हीं को हमें वन बाय वन आज डिस्कस करना है। ठीक है, हम वन बाय वन इन सारे कॉज को देख रहे हैं एंड विल ट्राई टू कम आउट विथ सॉल्यूशंस कि इनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। ठीक है, सो द फर्स्ट फैक्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम कॉजेज, कुछ रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जिसमें से सबसे पहला है कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर पे ओवर डिपेंडेंसी है, ओवर क्राउडिंग है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारे देश का एक प्राइमरी एक सोर्स ऑफ इनकम माना जाता था, इवन लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर बेस्ड हैं, बट वाई इट इज़ हैपनिंग कि ये आज ओवर क्राउडेड है। जहाँ पर जितने लोगों की नीड है उससे ज़्यादा लोग इसमें इंगेज्ड हैं एंड बट इवन उसके बावजूद भी दे आर नॉट अर्निंग। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि लोग कुछ दूसरा काम करना ही नहीं चाहते। जिनके पास ज़मीनें हैं दे डोंट वांट टू डू अदर वर्क, कोई भी दूसरा काम उसमें इंगेज ही नहीं होना चाहते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि मैंने आपको बताया कि 50% से ज़्यादा लोग इसमें इंगेज हो चुके हैं। जितने लोगों की नीड है उससे भी कहीं ज़्यादा। दैट इज़ वाई डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? क्लास 10th आपने पढ़ा है इसको इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जहाँ पे लोग ज़रूरत से ज़्यादा है इंगेज्ड है। ठीक है, जहाँ पर जितने लोगों की नीड है, जितने लोगों से काम चल सकता है उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे इंगेज्ड हैं, उसको कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इंगेज्ड हैं नेसेसरी, मतलब आप जितनी नीड नहीं है उससे ज़्यादा लोग इसमें इंगेज्ड हैं और प्रोडक्टिविटी नहीं है। आप ऐसे समझो इसको, मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ। सोचिए एक ये खेत है, इस खेत के अंदर हार्वेस्ट आपको ग्रो करनी है। अब इस खेत के अंदर जो हार्वेस्ट आप ग्रो करोगे ऑब्वियसली एक लिमिटेड एरिया है और उस लिमिटेड एरिया में लिमिटेड लोग अगर काम करें तो दे कैन डू गुड हार्वेस्ट। ठीक है, एक्सेप्टेबल है, वो किया जा सकता है। ठीक है, मान लेते हैं। अब सोचो अगर यहाँ पर 10 लोगों की नीड है, 10 पीपल यहाँ पर अगर काम करें तो सफिशिएंट है। आपने अगर यहाँ 20 लोगों को भी लगा दिया तो बस काम जल्दी हो सकता है लेकिन प्रोडक्टिविटी तो उतनी ही होगी। बात समझो आप, आपके पास काम करने के लिए लिमिटेड एरिया है, वो थोड़ी बढ़ सकता है लोग बढ़ाने से। काम जल्दी हो सकता है, ये एक फैक्टर मान सकते हैं हम। तो ऐसे में क्योंकि लोग बेरोजगार हैं तो अल्टीमेटली लोग क्या होता है इंगेज हो जाते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में जुड़ जाते हैं कि भाई और कुछ काम नहीं है तो चलो खेतों में जाके काम करते हैं।
तो ऐसे में क्या होता है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये ओवर क्राउडिंग है, इसी कारण से प्रोडक्शन कम है, लोगों का एंगेजमेंट ज़्यादा है, लोगों का उसमें वर्क ज़्यादा है, और इसी के कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रहा, लोग उससे हटके सोच ही नहीं पा रहे। दूसरा पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ इनपुट्स। ठीक है, हमने मान लिया कि एग्रीकल्चर के अंदर ये हमारी ज़मीन है, इस पे हमें प्रोडक्शन करना है, ये हमने सारा एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कि यहाँ पे ये प्रोडक्शन हमें करना है, वी हैव डिसाइडेड। ठीक है, अब सोचो यहां पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है इनपुट्स की। कई बार ऐसा होता है कि खेत के अंदर आपने वीट को ग्रो करना है, बट किसान पूरे टाइम मेहनत करता है, पानी भी अच्छा दिया है, सब कुछ अच्छी चीज़ है, बट उसके बावजूद भी प्रोडक्शन जो होता है काफ़ी अच्छा नहीं हो पाता, जितना उसका एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से नहीं हो पाता। तो इसके पीछे का कारण सबसे बड़ा जो है वो है इनपुट्स, कि जो जो उसने इसमें यूज़ किया है, जो भी फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, या जो भी उसने सीड्स यूज़ किए हैं, उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं होती। जबकि आज किसानों के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आती हैं जिसमें उनको हार्वेस्ट ग्रो करने से पहले सीज़न टू सीज़न अपने सॉइल को जांच कराने का मौका दिया जाता है। उसमें सॉइल की जांच होती है और पता लग जाता है कि सॉइल में किस चीज़ की कमी है। अभी क्योंकि हमारे यहाँ पर फार्मर जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको जो जो पेस्टिसाइड, जो जो फर्टिलाइजर्स मिलते हैं वो सारे डाल देता है। उसका नुकसान क्या होता है कि जब उसको पता तो है नहीं कि उसके सॉइल में किस चीज़ की कमी है, जैसे नाइट्रोजन की कमी है, ठीक है, या किसी एक दूसरे एलिमेंट की कमी है, तो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस चीज़ के अलावा भी और दूसरी चीज़ें उसमें इनपुट की जा रही है। तो ऐसे में क्या होता है, एक टाइम तक तो उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता अपनी लैंड को, लेकिन एक टाइम के बाद में जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि चीज़ें एक्सेस में जा रही है उसके पास में, तो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो इनपुट्स का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि किसान को ये नहीं पता होता कि किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ को उसमें इनपुट करना है। दैट इज़ वाई द कंडीशंस आर कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, प्रोडक्टिविटी एक टाइम के बाद में कम होना शुरू हो जाती है। दिस वाज द सेकंड रीजन, सेकंड कॉज, रेस्पॉन्सिबल फैक्टर। होपफुली ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। बात कर लेते हैं थर्ड की। सो थर्ड है साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स। देखो आपको मैंने बताया था ये वाला पॉइंट काफ़ी अच्छा है, हमारे यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक, एग्रीकल्चर सेक्टर में तो बहुत ही देखा जा रहा है आजकल। होता क्या है, इमेजिन कीजिए वापस से वही एग्जांपल कि ये हमारा कोई खेत है और ये इस खेत की बाउंड्री है। ठीक है, ये ए नाम का पर्सन था, उस ए नाम के पर्सन का ये लैंड एरिया था। अब ए ने क्या किया, ए के हुए 2 बेटे, ए ने अपनी जमीन को डिवाइड कर दिया 2 के अंदर। बी नाम था और एक का नाम था सी। ठीक है, अब बी और सी के फिर से 2 बच्चे हुए, इसका नाम पड़ा एक्स, इसका पड़ा वाई, इसका पड़ा पी, इसका पड़ा क्यू। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, जस्ट एक एग्जांपल है और कुछ नहीं। देखो आप समझो ये खेत डिवाइड हुआ था 2 पार्ट्स में, बी के पास में कुछ होल्डिंग्स आई और सी के पास में भी कुछ होल्डिंग्स। अब ऐसे में इनके भी 2 हिस्से हो जाएंगे, इसके भी तो 2 बेटे हैं तो इसके भी 2 हिस्से हो गए, मान लेते हैं, चलो 2 हिस्से हो गए इनके भी। अब कंडीशंस आप समझने की कोशिश करो, ये हो गया एक्स वाई का, ये हो गया आपका पी और क्यू का। ऐसे जब जनरेशन टू जनरेशन कोई जमीन जो होती है वो ट्रांसफर होती है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो, आप ऐसे समझो प्लीज इसको, कि ये जो डिवीजन हुआ है इनका, ये वाली जो जमीन होगी, ये जो डिविजन्स हुए हैं, ये जमीन इनकी क्या होती जाएगी, बर्बाद होती जाएगी, वेस्ट होती जाएगी। और एक बात इतनी समझने की कोशिश करना, कोई पर्सन है और वो इतने से खेत पर काम करेगा, वही सिंपल सी बात है, एक पूरे बड़े खेत पे उसको काम करना है तो बल्क में वो चीज़ें लेगा, सीड्स लेगा, फर्टिलाइजर्स लेगा, पेस्टिसाइड्स लेगा, और इतने से भी उसको काम करना है तो वो उसी लिमिटेड ही लेगा ना। तो ऐसे में इनकी कॉस्टिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो प्रोडक्टिविटी कैसे हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम। तो यहां पर इसने कहा द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स। समझ में आ रही है बात कि लैंड होल्डिंग्स की जो साइज है डे बाय डे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, जिसके कारण से कॉस्टिंग ज्यादा, लोगों का इंटरेस्ट कम। तो अगर आपके पास में इतना कुछ ना होए, आपके पास में सब कुछ एरिया जो है वो काफी बड़ा हो जाए, आप सोचो, देखो इतना बड़ा एरिया अगर होता है तो कितना आसान है इस पर हार्वेस्ट को ग्रो करना, काफी आसान होगा। दिस इज द रीजन
कि यहाँ पर यही कहा जाता है कि खेत हो, अगर बड़ा खेत है तो उस पर क्रॉप हार्वेस्ट ग्रो करना आसान होगा और सस्ता पड़ेगा, चीपर होगा, रादर देन आप उसके छोटे छोटे प्लॉट्स पर खेती करो। तो हमारे यहाँ पर भी प्रॉब्लम यही कि लैंड का जो साइज है लगातार वो कम होता जा रहा है, क्योंकि डिवीजन होता है, सोसाइटी के अंदर बंटवारा होता है, जिसके कारण से जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो छोटी होती जा रही हैं। नेक्स्ट अपना जो एक कॉज है, जो फैक्टर है, दैट इज पैटर्न ऑफ लैंड टेन्योर। आप समझो, ये आज का सिस्टम नहीं है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जब हमारे यहाँ पे सबसे पहली बार एग्रीकल्चर को या इस तरह की किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को अपने अंडर में लिया, तो उन्होंने नए नए तरीके निकाले कि वो कैसे यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो सारी ज़मीनें थी उनको ज़मींदारी सिस्टम में दे दिया, रोतवारी सिस्टम में आपने पढ़ा होगा, इनको क्लास 8 के अंदर आया था। तो उन्होंने जब ज़मीनें बांटी तो कुछ सिस्टम मैनेज कर लिया उन्होंने कि भैया इस ज़मीन से इतना रेंट हमें लेना है, ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम उन्होंने इस पे इम्पोज कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ज़मींदारी सिस्टम में ओनर एक होता है और वो ज़मीनों को बांट देता है, उससे जो प्रोडक्टिविटी होती है उसके बिहाफ पे जो कलेक्शन ऑफ मनी किया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे पैटर्न ऑफ लैंड टेन्योर है, वो भी आज भी इसी तरीके का है। सोचिए, लोगों का इंटरेस्ट क्यों कम होगा। ये ज़मीन है, ये ज़मीन है एक्स की, इसने किसको दे दिया है, इसने दे दिया है आधा तो वाई को और आधा दे दिया है जेड को। सोचिए, वाई का और जेड का जो भी इनका काम था, उन्होंने अपने खेत में इसको एज ए लीज पर लिया, रेंट पे लिया और इन्होंने प्रोडक्टिविटी करना शुरू किया। एक्स वाई इज द जमींदार, एक्स वाई क्या था, एक्स तो एक जमींदार था, एंड वाई एंड जेड वाज, मतलब आप कह सकते हो टेनेंट थे एक तरीके से। तो वाई ने भी हार्वेस्ट ग्रो की, जेड ने भी हार्वेस्ट ग्रो की, जेड की हार्वेस्ट खराब हो गई, वाई की हार्वेस्ट एवरेज रही, ठीक ठाक रही। मैक्सिमम इसका जो पैसा था वाई ने जो अर्न किया, वो पैसा इसके पास में सीड्स बचे कुछ और बाकी सारा पैसा किसके पास चला गया, जमींदार के पास। एक्चुअली वाई और जेड किस टाइप के फार्मर्स होंगे, लैंडलेस फार्मर। हमने पढ़ा था 4 कैटेगरीज, एक होता है बिग फार्मर, चलो इसके बारे में बता देता हूं। बिग फार्मर्स जो होते हैं, बिग फार्मर्स के पास में जो लैंड होल्डिंग्स होती है वो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होती है, ठीक है, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स, चलो मिडिल फार्मर्स की बात कर लेते हैं पहले। जो मिडिल फार्मर्स होते हैं इनके पास में 2 to 10 हेक्टेयर्स लैंड होती है। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं इनके पास में 2 हेक्टेयर से कम होती है। और जो लैंडलेस होते हैं उनके पास में नो लैंड, उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती। सोचो यहाँ पे जेड का हार्वेस्ट जो था वो खराब हो गया, अब डू यू रियली थिंक कि वापस से एक्स से ये लीज पर लेगा ज़मीन, नहीं लेगा। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पर जो ज़मीन का आज भी जो पैटर्न है, जो टेन्योर है, जो काम करने का डिवीजन ऑफ लैंड जो है, वो आज भी इसी टाइप से बिग फार्मर्स के पास में बड़ी बड़ी लैंड्स हैं जो वो क्या कर देते हैं, लीज पर दे देते हैं। और ऐसे में कई बार क्या होता है, जो पर्सन होता है उसका हार्वेस्ट अच्छा होता है और कई बार हार्वेस्ट अच्छा नहीं होता, इसके कारण से मोटिवेशन नहीं मिलता। और जिनका हार्वेस्ट अच्छा भी हुआ है तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है वो जमींदार जो होते हैं वो ले जाते हैं। इसके कारण से नेक्स्ट टाइम पर बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि कोई पर्सन वापस से इनिशिएट करे इस तरह की कोई चीज़। गॉट इट? सो दिस इज द पैटर्न ऑफ लैंड टेन्योर। नेक्स्ट हमारा कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, लास्ट जो हमारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स में है, दैट इज पुअर टेक्निक्स फॉर या ऑफ प्रोडक्शन। आप जानते हो हमारे यहाँ का जो किसान है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। रीज़न क्या है, आज भी अगर मैं बात करूँ तो कंडीशन कुछ डेटास बता रहा हूँ, याद रखना। हमारे यहाँ पे जो पुअर पर्सन है या पॉवर्टी लाइन के अंदर या उसके नीचे रहने वाले जो लोग हैं, दे आर अप्रॉक्सीमेटली 22%। और अगर मैं इलिटरेट की बात करूँ तो ऑफकोर्स दे विल बी, आई थिंक इट इज़ 24%। 24% के आसपास हमारे यहाँ पर इलिटरेट लोग हैं। अब बात समझो, अगर मैं इसको एवरेज मान के चलूँ कि पुअर और इलिटरेट है दैट इज वाई दे आर पुअर, और पुअर है दैट इज वाई दे आर इलिटरेट, बोल सकते हो, ठीक है, दोनों फैक्टर्स हैं। अब सोचो ये लोग कहीं ना कहीं काम तो करेंगे, और मैक्सिमम हमारे यहाँ पर अगर कोई इलिटरेट है तो वो एक काम जरूर कर सकता है, वो है खेती बाड़ी। क्योंकि जो व्यक्ति शुरुआत से ही, बचपन से ही खेती बाड़ी करता है वो इसमें लग जाता है, पढ़ाई लिखाई वो कम ही कर पाता है। तो ऐसे मान लेते हैं हम कि मैक्सिमम, हालांकि आज का किसान पढ़ा लिखा है, वो जानता है अपने राइट्स को, उसके पास नॉलेज होती है अच्छी खासी। आजकल तो ये सब्जेक्ट्स भी बहुत तेज़ी से रैपिडली लोग ले रहे हैं, एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है। लेकिन कंडीशन क्या है, मैं पुराने टाइम से बात करूं कि वाई पीपल आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द सेम लैंड, वो क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे सेम लैंड से। तो यहाँ पर है हमारे प्रोडक्शन की जो टेक्निक्स हैं वो काफ़ी पुरानी है। वही आप देखोगे आज के
किसी किसान के पास में इतना पैसा नहीं कि वो ट्रैक्टर अरेंज कर सके, तो वो क्या करेगा, वही 2 बैल होंगे उसके पास और उसके पीछे एक हल बंधा हुआ होगा, उस हल से वो क्या कर रहे होंगे, खेत के अंदर हार्वेस्ट ग्रो करने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि वो सारा काम किससे करना चाह रहे हैं, वो लिविंग थिंग्स से कर रहे हैं, और लिविंग थिंग्स का आप जानते हो एक लिमिटेशन होता है, जो भी वो काम करते हैं वो एक लिमिट में करते हैं, उनका कहीं ना कहीं एक एंड होता है वर्किंग का, जबकि मशीन अपना काम काफ़ी अच्छे से कर सकती है। आपने स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दिया तो आपको कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट स्विच ऑन द मोटर एंड ऑटोमेटिकली जो पानी होगा वो दे दिया जाएगा, इरिगेशन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। जबकि यही चीज़ आप मैनुअली अगर करते हो तो उसमें कितना टाइम लग सकता है, आप सोचो। अगर आपका खेत बड़ा है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है तो आपको हार्वेस्ट के लिए या कुछ प्लानिंग के लिए या दूसरी हार्वेस्ट के बारे में सोचने के लिए समय नहीं मिल पाता। इसी के लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, HYV सीड्स हैं या फिर इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं नए नए टाइप की, उन सबको यूज़ किया जाए। और क्योंकि आज हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि किसान इन सब चीज़ों से या तो अनअवेयर है या उसकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, दैट इज़ वाई यहाँ पे प्रोडक्शन जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो दीज वर द सच रीजंस कि आज मैक्सिमम एग्रीकल्चर के अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा जितनी नीड है उससे ज़्यादा इंगेज्ड है। इनपुट हमारे यहाँ पर बहुत ही पुअर है, इनपुट सही नहीं होता, लैंड होल्डिंग्स काफ़ी स्मॉल हो चुकी है, पैटर्न ऑफ लैंड टेन्योर भी काफ़ी ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल है। सो ये प्रॉब्लम्स हैं और इवन पुअर टेक्नोलॉजी आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो दीज आर द सच रीजंस जिसके कारण से हमारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं या हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। इज़ इट क्लियर? होपफुली इन सारे कॉजेज़ को, इन सारे फैक्टर्स को, इन सारे रिस्पॉन्सिबल रीजंस को आप याद कर लेंगे, 5 ही तो है, कर लोगे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि इनको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सो प्रॉब्लम्स देख लिया, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स देख लिए, नाउ हमें क्या करना है, इसको रिफॉर्म करने की कोशिश करना है। बदलाव की तो जरूरत होगी ऑफ कोर्स। सो बदलाव कैसे किया जा सकेगा, वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट फ्रॉम कि गवर्नमेंट के एंड से क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी के एंड से क्या हो सकता है। वी हैव टेकन 2 फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मेशंस एज वेल एज हमने यहां पर देखा है टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। ठीक है, 2 रिफॉर्म्स देख रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल। पहला देख रहे हैं इंस्टीट्यूशनल। सिंपल सी बात है, इंस्टीट्यूट का मतलब आप यहां पर किसी ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हो, किसी गवर्नमेंट बॉडी से ले सकते हो, किसी डिपार्टमेंट से ले सकते हो कि डिपार्टमेंटल क्या सिचुएशंस होंगी, कैसे इनको चेंज किया जा सकता है। सो द फर्स्ट रिफॉर्मेशन एस्पेक्ट दैट गोइंग टू बी यहां पर है कि कई बार क्या होता है कि लोग अपने ज़मीनें जो होते हैं उनको होल्ड करके रख देते हैं, ज़मीनों को कंसंट्रेट करके रख देते हैं। जो ज़मीन होती है उसे जैसे मैंने आपको बताया, बिग फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी ज़मीनों को क्या करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। ऐसे में मैक्सिमम लोग इंगेज नहीं हो पाते एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से। किसी के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं और वो ज़मीन ऐसे ही पड़ी रह जाती है, और कुछ है जिनके पास में ज़मीनें नहीं हैं। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही होगा कि जो ज़मींदारी सिस्टम वगैरह है इनको एक तरीके से आप ख़त्म किया जाए, और जो लैंड होल्डिंग्स हैं, जो लोग ज़मीनों को होल्ड करके रखे हुए हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज नहीं है, एटलीस्ट उनको मोटिवेट किया जाए कि वो अपनी ज़मीनों को या तो लीज पे दें या फिर लोगों को अलाउ करें कि दे कैन डू हार्वेस्ट ओवर दैट, जिससे कि हमारा एटलीस्ट जो प्रोडक्शन होगा वो बढ़ेगा। तो अगर किसी ने ज़मीन को कलेक्ट करके रखा हुआ है, कंसोलिडेट करके रखा हुआ है, एक तरीके से उस पर मतलब प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, अगर नहीं कर रहे हैं किसी भी कारण से, सो ऐसे में उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा, ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना पड़ेगा और लैंड होल्डिंग्स को शेयर करके आपस में द प्रोडक्टिविटी वी कैन इंक्रीज। द सेकेंड रीजन और सेकेंड रिफॉर्मेशन कुड बी कि जो लैंड को है रिफॉर्म करना जरूरी है, और ऐसे ही कुछ हुआ था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। आप जानते हो कि जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंगेज किया गया, इनिशिएटिव लिया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान के साथ में, तो उसका मेन बेस था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि उस टाइम पर हम जानते थे कि वी आर टोटली डिपेंडेंट ओवर द एग्रीकल्चर सेक्टर। इनिशिएट हुआ था 1951 में, 5 ईयर प्लान जो बना वो 1951 में बना। उसके अंदर लैंड रिफॉर्मेशन जो कंसेप्ट था उसको लाया गया कि ये जो ज़मीनें हैं, जो कुछ तो ऐसी है जो हमने रिजर्व बना रखी है, कुछ ऐसी है जो किसी एक पर्सन के पास में ही होल्डिंग्स में है, कुछ ऐसी है जिसके ऊपर अनऑथराइज्ड मैनर में हार्वेस्ट किया जा रहा है, कुछ ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं जो वहाँ ग्रो होते हैं, उस पर भी जो प्राइवेटाइजेशन है वो अपना कब्जा जमाए हुए हैं। तो उन सभी चीज़ों को हमने क्या किया, उन सभी चीज़ों को रिफॉर्म करने की कोशिश की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे मेन फोकस किया गया था इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल भी हुए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें और गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए गए इस कंसेप्ट में, तो गवर्नमेंट क्या करती है
किसानों के साथ में क्या होता था, किसान जब हार्वेस्ट ग्रो करता था ना, तो ऐसे में उनके साथ में कई सारी प्रॉब्लम हो जाती थी, नेचुरल डिजास्टर एंड ऑल, इन सब के कारण से उसकी जो हार्वेस्ट होती थी वो बेकार हो जाती थी और इस कारण से वो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाता था। तो इट वॉज द टाइम कि जब गवर्नमेंट उन लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन दे। हाउ दे कैन डू दैट? इन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की कि भैया अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर अगर आपके आता है, डॉट आ जाता है, फ्लड आ जाता है, साइक्लोन, फायर, और कोई भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम अगर आपके आ रहा है, तो यू विल गेट इंश्योरेंस अगेंस्ट दैट। इंश्योरेंस का मतलब रिस्क को बिल्कुल कम कर दिया, आपके लगभग खत्म कर दिया। तो इस तरह से कोई भी चीज होती है तो आप एटलीस्ट क्या कर सकते हैं, आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको नुकसान नहीं होगा। नहीं तो एक बार ये बेचारा लोन लेता था, हार्वेस्ट ग्रो करता था और इस तरह की कोई भी चीज हो जाती थी तो बिल्कुल वो बर्बाद हो जाता था। ऐसे में ये सारी चीजें की गई गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको क्रॉप इंश्योरेंस हम देंगे। इसके अलावा बहुत सारे ग्रामीण बैंक ये क्या काम करते हैं, ये लोन देने का काम करते हैं। पहले तो ग्रामीण बैंक क्या करेंगे, लोन देंगे इनको और फिर ये हार्वेस्ट ग्रो करेंगे, बट उसके बावजूद भी अगर कोई भी इस तरह की चीज हो जाती है तो ऐसे में इनको उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी होगी, ठीक है। और ये जो लोन मिलेंगे इसके लिए बहुत जरूरी कि इंटरेस्ट रेट काफी कम हो, आपको सब्सिडीज दी जाए। सब्सिडी क्या होता है, ये भी आपके लिए एक अच्छा सा एक कंसेप्ट है। सब्सिडी क्या है? देखो, सब्सिडी का कंसेप्ट क्या होता है बात समझिएगा। सब्सिडी क्या है पहले तो ये बता रहा हूं, फिर ये समझना सब्सिडी इसमें कैसे दी जाती है। देखो, शुरुआत से अगर अपन बात करें तो बहुत सारी चीज़ें लोगों के पास में समझ नहीं थी एक्सेप्ट करने की। जैसे मैं गैस सिलेंडर की बात करूं अभी, क्योंकि उसके दाम काफ़ी बढ़ रहे हैं, दैट इज़ वाई आपको पता होना ज़रूरी है। गैस सिलेंडर जो एक्चुअल में उसकी जो प्राइस थी, ये मान लेते हैं अपन, एक एवरेज सा डेटा ले रहे हैं अपन, वो था 1000 रुपीज़ का, ठीक है। गैस कंपनीज ने इसका प्राइस डिसाइड किया 1000 रुपीज़। उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये हमारे सामने आया और लोग इसको यूज़ कर सकते थे, ऐसा कुछ इन्वेंशन हो गया और ऐसा हमारे लिए अवेलेबल हो गया, तो उसका प्राइस आया 1000 रुपये। उस टाइम पर लोग अवेयर नहीं थे और 1000 रुपये काफ़ी बड़ी एक रकम थी। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं। वो फिर भी वुड जो होता है, फ्यूल जो होता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। लकड़ियाँ लाते थे काट करके पेड़ वगैरह, और उससे अपने घर पे चूल्हे में खाना बनाते थे और उसको यूज़ करते थे। कहीं ना कहीं ये पॉल्यूशन भी फैला रहा था और नेचर को भी एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक बना रहा था, नेचर के लिए भी, कि पेड़ कट रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होगा। अब गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई लोगों को कैसे हम इस चीज़ के लिए प्रेरित करें, कैसे हम उनको मोटिवेट करें कि तुम भाई लकड़ियाँ मत काटो, ये यूज़ कर लो। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, बोला कि भैया आपके लिए 1000 का नहीं है, आपके लिए 500 रुपये का ही है। कितने का है? 500 रुपये का है। अब हमें क्या लगा कि ये 500 रुपये का ही है, चलो ले सकते हैं अपन, क्योंकि लकड़ियाँ इससे ज़्यादा महंगी है। तो ये है 500 रुपीज़ का। हालांकि हमारे जब मिलता था लगभग ये 300 और 50 रुपये के आसपास मिलता था और आधा पैसा सरकार देती थी। आपको तो पता चला कि इसकी रेट कितनी है, 500 रुपये, लेकिन आप ये भूल गए कि ये सब्सिडी पर है आपके, और सब्सिडी आपके बिहाफ पे 500 रुपये कौन जमा करा रही है? सरकार दे रही है उन कंपनीज को जिन्होंने उसकी रेट 1000 रुपये रखी है। कंपनी को तो 1000 रुपये का ही मिल रहा है। वो बात समझ में आ रही है? कंपनी आपके बिहाफ पे या गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे 500 रुपीज पे कर रही है। दैट इज काइंड ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी क्या है? ये सब्सिडी है। ऐसे ही होता है किसान के पास में, किसान को जब मोटिवेट करना होता है किसी पेस्टिसाइड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, जैसे यूरिया आपने सुना होगा, किसान यूरिया का यूज करते हैं अपने हार्वेस्ट के दौरान। तो उसका जो कट्टा आता है ना पूरा, वो आता है लगभग 2000 रुपीज का, ठीक है। ये आता है 2000 रुपीज का, बात समझना। लेकिन क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगा है तो लोग, किसान इसको अफोर्ड नहीं कर पाते और बाय नहीं करते। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि भैया आप तो केवल 1000 रुपये का ही बेचो इसको, बाकी का जो 1000 रुपये है वो आप हमसे लेना। दैट इज काइंड ऑफ सब्सिडी। गॉट इट? तो ये सब्सिडी है। गवर्नमेंट ने क्या किया, आपके लिए उसको थोड़ा सा इजी कर दिया। अब और सुनो, यही सब्सिडी फार्मर्स को भी दी जाती है। सोचो, यहां पर इन सब के कारण से उसकी हार्वेस्ट जो थी वो खराब हो गई, तो गवर्नमेंट ने इन लोन्स पे सब्सिडी दे दी। लोन्स पे सब्सिडी दे दी कि तुम मत चुकाओ, वी विल पे जस्ट बिकॉज ऑफ, वी विल पे जस्ट फॉर यू, हम आपके लिए पे करेंगे, ऑन द बिहाफ ऑफ यू भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आप नहीं पे कर पा रहे हो, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी विल टेक केयर ऑफ यू, कि हम आपका टेक केयर करें। ऐसा किया जाता है गाँव में इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप प्रोडक्टिविटी को ग्रो करो लगातार।
ठीक है। तो होपफुली सब्सिडी भी समझ में आ गई होगी तुम्हें, इंश्योरेंस दिया जाने लगा, लो रेट्स पर, लो इंटरेस्ट रेट्स पर इनको लोन दिया जाने लगा। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड इज वन ऑफ द प्रोग्राम्स जो कि इन किसानों को एक शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए चलाया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड, जैसे किसान को लगभग 50,000 रुपए तक का भी अगर कभी भी उसको पैसा चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, तो थ्रू दिस कार्ड दे कैन अवेल दैट अमाउंट, और एक बहुत ही नॉमिनल रेट पे उसको वो यूज़ करेंगे, उसको फिर वो रीपे कर सकते हैं। ठीक है, बार बार कोई फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी उनको कि बैंक जा रहे हैं, बार बार चक्कर काट रहे हैं, कई सारे फॉर्म्स बता रहे हैं, भर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं, नहीं। एक बार कार्ड बन गया तो पर ईयर दे कैन अवेल पर्टिकुलरली अ फिक्स अमाउंट और बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दी गई कि अगर आप हार्वेस्ट ग्रो कर रहे हो, आप खेतीबाड़ी कर रहे हो या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर अगर आपको किसी भी तरीके का एक्सीडेंट फेस करना पड़ता है तो उसके अगेंस्ट में भी आपको इंश्योरेंस मिलेगा। ये वो स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया किसानों के वेलफेयर में। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर द फार्मर्स इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन्स। आपको ध्यान होना चाहिए कि किसानों के लिए किसान मित्र के नाम से एक एप्लीकेशन भी है, किसान मित्र के नाम से एक प्रोग्राम भी आता है। उसमें हर एक प्रॉब्लम का सलूशन आप टेलीफोनिक मतलब कॉल कर सकते हो, उनसे प्रॉब्लम अपनी पूछ सकते हो, दे विल गिव यू द सजेशंस। आपको हर एक तरीके का सपोर्ट मिलेगा इस तरह के प्रोग्राम्स में। ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए स्कीम चलाई गई हैं। और वेदर बुलेटिन कि भाई कैसा मौसम रहने वाला है, आगे कितना बरसात होगी, कितनी नहीं होगी, उसके हिसाब से किसान इन सबको सुनते हुए अपनी हार्वेस्ट, अपने जो भी फसल वो चुन रहा है उसको चुन सकता है, देख सकता है। ठीक है, और ये समझो ना, वेदर क्लाइमेट आपको इसका बुलेटिन मिल रहा है तो आप कितना चीज़ें आसानी से कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि मानसून 10 दिन बाद आएगा, अगर ऐसा कुछ है तो अगर आपने कोई हार्वेस्ट ग्रो कर रखी है तो आपको कितना उसको काटना है, कब काटना है, अभी रोक के रखना है, वो सारी चीज़ें आप पता लगा सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी है, आई थिंक 511 के नाम से है, 1551 के नाम से है, जिसके ऊपर आप कॉल करके किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो अगर आप किसान हैं तो। ठीक है, इसके अलावा कि गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि वो एमएसपी देगी हर साल क्रॉप्स के ऊपर। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी एक बहुत अच्छी स्कीम है। एमएसपी के थ्रू कंडीशंस ऐसी होती है कि आपकी हार्वेस्ट की क्वालिटी कैसे भी हो, हम मिनिमम इतना तो अमाउंट उस हार्वेस्ट के अगेंस्ट में विल पे यू। ठीक है, इतना तो ऐसा देंगे ही आपको। देखो पहले क्या होता था, एक सिंपल सा एक कंसेप्ट बताता हूँ। पहले सोचो किसान है एक्स ने लोन लिया है किससे? किसान ने लोन लिया है वाई से। ठीक है, वाई से इसने लोन लिया 50,000 रुपए का। बात समझे? एक्स ने लोन लिया 50,000 रुपए का और इसने फिर अपने इस खेत पे हार्वेस्ट ग्रो किया। जब इसने हार्वेस्ट ग्रो किया तो पूरे साल के बाद में इसने क्या टर्म्स डिसाइड की थी कि भैया 50,000 का लोन है एंड यू नीड टू पे अस 70,000, 20,000 रुपए हम आपसे लोन के लेंगे और एक साल बाद 1 ईयर में आपको ये पे करना है हमें। ठीक है, एक्स ने प्रोडक्शन किया और ऐसे में जब इसका टाइम पीरियड पूरा हुआ तो दैट वाई केम टू एक्स एंड आस्क्ड कि भैया लाओ पैसा दो, 1 साल के पहले या 2 साल जो भी था या 6 महीने जो भी रहा। तो ऐसे में एक्स बोलता है भैया मैं बेचूंगा, ये सामान मेरा हार्वेस्ट है, ये हो गया है कंप्लीट, अब मैं इसको बेचूंगा। तो पहले क्या होता था, पहले बोलता था अरे ऐसा कर, ये जो पूरा हार्वेस्ट है तेरा ये तो मुझे दे दे। ठीक है, तो क्योंकि तू इतनी दूर जाएगा, बेचेगा, उसके बाद में तेरे को क्या मिलेगा, इसका 1 लाख रुपए मिलेगा। तो ऐसे में ये 1 लाख रुपए में तू मुझे ही दे दे। ठीक है, क्योंकि इस एक्स को ये अश्योर नहीं होता था कि जब वो इसको सिटी में जाएगा, बेचेगा अपने हार्वेस्ट को, तो ऐसे में उसको कितना मिलेगा, क्या पता रास्ते में कुछ दुर्घटना हो जाए। तो ऐसे में बोलता था ठीक है भाई साहब आप ही ले जाओ, 70,000 तो मुझे आपको देने थे, तो 70,000 इसमें से काट लो और 30,000 मेरे पास बच जाएंगे। किसान के पास कितना बचा? 30,000, और इसमें से कुछ ग्रेन्स उसको मिल गए, दैट्स इट। ऐसा चलता था और ये जो जमींदार होते थे इसी कारण से अमीर होते जाते थे। अब जो ये एमएसपी है, एमएसपी के अंदर ये चीज अश्योर की गई कि जो भी आपका हार्वेस्ट है, इस हार्वेस्ट के अगेंस्ट में आपको पर्टिकुलरली इतना तो मिलेगा ही। मैंने कहा 1 kg आपको हम 20 रुपीज के हिसाब से लगाएंगे। गवर्नमेंट ने ये तय कर दिया
कि पर केजी का भाव इसका ये रहेगा, मतलब पर क्विंटल का भाव ये रहेगा, ऐसे कुछ भी डिसाइड कर लिया। अब अगर एमएसपी के बारे में इस किसान एक्स को पता है तो किसान एक्स क्या कहेगा जब ये इसके पास बोलेगा कि 1 लाख रुपए का ये दे रहा, तो एक्स बोलेगा कि भैया मुझे पता है कि मेरे यहां पर अभी 2000 किलो हुआ है, 2000 केजी मेरे यहां पर क्या हुआ है, हार्वेस्ट। 2000 केजी तो कम हो गया, एक काम करते हैं 20,000 केजी हार्वेस्ट हुआ है, इसको पता है, ठीक है, कि 20,000 केजी ग्रेन्स मेरे यहां ग्रो हुए हैं। और एमएसपी सरकार मुझे कितना दे रही है, 20 रुपए केजी, तो कितना हो गया, लगभग 4 लाख रुपए का हो गया। ये बात किसको पता है, अगर एमएसपी के बारे में ही इज अवेयर तो इसको पता है कि कितना ग्रेन्स हो गया इसका, लगभग 4 लाख रुपए का। वो बोलेगा भैया तुम रहने दो, एक काम करो मैं तुम्हें 70,000 दे दूंगा, आप रखो अपने पास में, ये आपका जो प्रपोजल है ये आप अपने पास में रखो। इसका एक्चुअल वर्थ कितना है सरकार की नजर में, 4 लाख। हो सकता है मैं बाजार में बेचने जाऊं तो मुझे ज्यादा मिल जाए, लेकिन अगर आप बोलो 4 लाख रुपए दे रहे हो तो रख लो, अदरवाइज मैं इसको आपको नहीं दूंगा। तो इस चीज का फायदा मिला है किसान को एमएसपी से, कि उसको पहले ही पता चल जाता है कि जो भी उसने ग्रो किया है कि व्हाट ही विल हैव इन अपकमिंग फ्यूचर, कि जो भी उसको आगे भविष्य में मिलने वाला है वो कितना होगा। सो दिस इज हाउ द एमएसपी गिव सपोर्ट टू द फार्मर्स। ऐसा स्कीम चला रहा है कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसी स्कीम चला रही है, एंड दिस इज एक्चुअली गिविंग बेनिफिट्स टू द फार्मर्स। ओके, तो ये तो था हमारी गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए इनिशिएटिव जिसके थ्रू हम इस एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्मेशन। देखो, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्मेशन की बात अगर की जाए तो टेक्निक्स के बिहाफ पे क्या क्या रिफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है। तुम जानते हो, मैंने अभी बताया तुम्हें कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बहुत 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 ज़्यादा पीछे हैं, और इसी के कारण से हमें ज़रूरत है, अगर अपने आप को रिफॉर्म करना है तो हमें टेक्निकली थोड़ा सा एडवांस होना ज़रूरी है, टेक्नो फ्रेंडली होना ज़रूरी है। किसान को ज़्यादा कुछ थोड़ी करना है, उसको कंप्यूटर पे बैठ के कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन थोड़ी करना है, बट हाँ एटलीस्ट उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कुछ टेक्नोलॉजी को अगर आप वो यूज़ करेगा तो थोड़ा सा वो स्मार्ट हो जाएगा, जिसके कारण से उसका जो फिजिकल वर्क है वो कम हो जाएगा, स्मार्ट वर्क बढ़ जाएगा, और स्मार्ट वर्क के कारण से क्या हो सकता है, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ सकता है। तो व्हाट आर द रिफॉर्मेशन मस्ट रिक्वायर्ड। देखिए, सबसे पहली चीज, नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है इरिगेशन फैसिलिटीज में। वो एक पाइप लगा के कैनल्स बना के छोड़ देते हैं, पानी की नीड जो होती है ओवर हो जाती है, ज्यादा एक्सेसिव मतलब लिमिट्स में पानी पहुंच जाता है क्रॉप्स तक। ऐसे में कई बार तो क्रॉप खराब भी हो जाती है, कई बार पानी इतना ज्यादा ओवर, मतलब आपने इतना इरिगेशन के लिए पानी छोड़ दिया है कि जरूरत से काफी ज्यादा पहुंच गया है वहां पे। ऐसे में क्या होगा, पानी की भी वेस्टेज है। तो आप क्या करो कि इरिगेशन के लिए थोड़ा सा बेहतर तरीका अपनाओ, है ना। आपने सुना होगा स्प्रिंकलर सिस्टम, मैंने अभी भी बताया आपको, फव्वारा होता है जो। दूसरा होता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, पाइप होते हैं उसमें छेद कर दिए जाते हैं, और वो डिप डिप करते हुए क्या होता है, ड्रॉप टू ड्रॉप वहां से पानी जो होता है वो पहुंचता जाता है कहाँ पे, फसल के अंदर। तो ऐसे में ये जो टेक्निक्स हैं आपको लानी पड़ेगी। इसके अलावा ट्रैक्टर्स हो गए और आयरन प्लोज हो गए। आयरन प्लोज का मतलब आपको वो होता है ना, ट्रैक्टर के पीछे वो आपने देखे होंगे ऐसे गेंतियां बनी हुई होती है ऐसी बहुत सारी, फिर वो मिट्टी को ऐसे खोदते हुए जाते हैं, तो ये आयरन प्लोज होते हैं। हल कहते हैं ना इसको, आयरन प्लोज है ये। तो ऐसे में वो पुराना वाला 2 बैलों के पीछे एक हल आपने बांध रखा है, बेचारे बैल पूरे खेत के अंदर चल रहे हैं, वो वाला काम खत्म करो, आप ट्रैक्टर यूज करो, उसके साथ में आयरन प्लोज यूज करो, तो आपका काम भी जल्दी होगा और काफी बेहतरीन तरीके से होगा, और आप अल्टीमेटली जो जानवर हैं उनके साथ भी थोड़ा सा काइंड रहेंगे। नेक्स्ट है रोड्स एंड कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया जो अभी इस आदमी के साथ में, सोचो रोड खराब होती तो क्या होता है, ये आदमी क्या शहरों में जाकर बेच पाता, नहीं। तो यू मस्ट क्रिएट गुड रोड्स एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स सो दैट, और कोई रिसोर्सेज क्रिएट करो जिससे कि एटलीस्ट ऐसे आदमियों को पता चले कि क्या रेट है, एमएसपी क्या है। सो ऐसे जो जमींदार हैं इनको क्या करें, ठग ना सकें, ठीक है। कम्युनिकेशन थोड़ा सुधारें आप, रोड फैसिलिटीज इनके लिए सही हो जिससे कि वो लोग अपने हार्वेस्ट को लेकर आ सके कहाँ पे, शहरों में। केमिकल फर्टिलाइजर्स आज का टाइम है, आज की डिमांड है, आज की नीड है। कई बार क्या होता है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आप सोचिए नाइट्रोजन की कमी होगी, किसान को पता ही नहीं चल रहा है, तो ऐसे में कुछ फर्टिलाइजर्स यहाँ होने ही चाहिए। हालांकि केमिकल फर्टिलाइजर्स ज़्यादा लिमिट में अच्छे नहीं होते, बट अगर आपने फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स अगर किसानों के पास में है, तो जिन चीज़ों की कमी है वो चीज़ें वो आर्टिफिशियली कंप्लीट कर सकते हैं लैंड्स में। इसके अलावा HYV सीड्स का यूज़ करो। HYV सीड्स आप जानते ही हो, हाई यील्ड वेराइटिंग सीड्स होते हैं,
और HYV सीड्स के अंदर क्या होता है, जेनेटिकली कुछ चेंजेस किए जाते हैं जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। हालांकि इसको पानी ज़्यादा चाहिए होगा, इरिगेशन ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि लैब में टेस्टेड हैं, लैब के अंदर बनाए हुए हैं, तो इनको नीड होती है ज़्यादा पानी की। लेकिन इससे क्या होता है, हार्वेस्ट नो डाउट ये टफ भी होते हैं, मौसम का ज़्यादा इम्पैक्ट इन पे पड़ता नहीं है। क्वालिटी ऑफ सीड्स अगर आप बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली योर प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड। आप जानते हो ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन जैसी स्कीम्स गवर्नमेंट चला रही है, और इनके अंदर कई सारे मेथड्स, कई सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं किसान की बेहतरी के लिए। किसान को प्रोडक्टिविटी कैसे ग्रो की जाए और कैसे बढ़ाई जाए उनकी प्रोडक्टिविटी, उस चीज़ के लिए भी अवेयर किया जाता है। तो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं इसको थोड़ा सा और बूस्टअप देना पड़ेगा जिससे कि किसान जो हो इन सब चीज़ों को जान सके, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि ग्रीन कलर डिनोट करता है आपकी हार्वेस्ट को, वाइट कलर डिनोट करता है आपके मिल्क प्रोडक्ट्स को, सो दैट यहाँ पर इनका कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन इनके अंदर लाना ज़रूरी है, इन चीज़ों को किसान तक पहुँचाना ज़रूरी है, सो दैट वो भी अपने हार्वेस्ट, वो भी अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। सो ये सारे रिफॉर्मेशंस के साथ ही हमारा ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा था लेकिन कंप्लीट हुआ। हम कल बात करेंगे इसके MCQs की, इनके क्वेश्चंस की। मैप वर्क मैंने आपको दे दिया है पहले ऑलरेडी, तो आपके लगभग टर्म 1 का जो सिलेबस है, आई थिंक एक चैप्टर बच रहा होगा, कंप्लीट होने को है। प्लीज़ आपके नवंबर में एग्जाम्स हैं, उसके पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिए, डाउट पूछेंगे, सॉल्व होंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। विल मीट यू टुमारो विद अ न्यू चैप्टर और मे बी विद MCQs ऑफ इट चैप्टर। आप प्रैक्टिस करते जाएं, बढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच।